जब तक आपके पूरे फेशियल फीचर्स डेवलप ना हो जाए आपको राइनोप्लास्टी नहीं करानी चाहिए। बहुत सारी रील्स देखी है जहाँ पे पीपल आर डूइंग सम काइंड ऑफ फेशियल योगा ताकि नाक पतला हो जाए, या फिर दे आर यूजिंग गैजेट्स टू स्लिम देयर नोज। तो इज़ इट ट्रू? नो, इट्स नॉट पॉसिबल। सो आपके हिसाब से हु आर द करेक्ट कैंडिडेट्स फॉर राइनोप्लास्टी? जिसको बहुत ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी है, सालों से वो ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी से परेशान है, तो उसको राइनोप्लास्टी करानी चाहिए। कॉस्मेटिकली वही आपको आपका नोज़ पसंद नहीं है, साइज़ पसंद नहीं है, आपको उसको शेप में लाना है। बहुत सारी कंट्रीज़ में आजकल ये ट्रेंड हो गया है कि पेरेंट्स उनके बच्चों को एज अ टीनेजर, जब वो एडल्ट होते हैं तब ये राइनोप्लास्टी सर्जरी एज अ गिफ्ट देते हैं मेनली तक। तो अकॉर्डिंग टू यू अगर राइनोप्लास्टी 18 के पहले की जा रही है तो चांसेस है कि आपका उसके बाद भी नोज़ ग्रो हो रहा है, मतलब फीचर्स ग्रो हो रहा है, तो वो चेंज हो जाएगा, उसका लुक चेंज हो जाएगा। खाली नोज़ नहीं, आपका मैंडिबल भी ग्रो हो सकता है, आपकी आइज़ की साइज़ भी चेंज हो सकती है, आपके कान की साइज़ भी चेंज हो सकती है। तोड़ देते हैं एज इन कि हाउ डू यू ब्रेक? फ्रैक्चर कर देते हैं। तो वो कट कहाँ से होता है? कट आपके नॉस्ट्रिल के अंदर होता है। राइनोप्लास्टी में रिस्क कितना होता है? मेरे पास एक पेशेंट आया था जिनका पूरा उन्होंने ब्रेक किया नोज़ और उनको सेडल नोज़ हो गया, सपोर्ट ही चला गया, सेप्टम ही निकाल गया, तो वो वॉच नोज़ टोटली उनका कोलैप्स हो गया। तो आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर मिथुन के साथ राइनोप्लास्टी के बारे में, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन प्लास्टिक सर्जरीज डन बाय सेलिब्रिटीज़ विच कैन चेंज द वे यू लुक। तो हमने देखा है सेलिब्रिटीज़ तो राइनोप्लास्टी कराते ही हैं, पर आपके पास कितने कॉमन पेशेंट्स आते हैं जिनको राइनोप्लास्टी करवानी है? अनुमान 5 में से 3 पेशेंट एंड यंगस्टर्स कमिंग फॉर राइनोप्लास्टी सर्जरी। बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो राइनोप्लास्टी करवाना चाहते हैं ड्यू टू सम रीजंस। उनको अपना फेस चेंज कराना होता है, या द वे यू दे लुक, उनको थोड़ा बहुत माइनर डिफरेंसेस कराने होते हैं। बहुत सारे कॉमन, राइनोप्लास्टी इज़ अ वेरी कॉमन प्रोसीजर आस्किंग बाय माई पेशेंट्स। तो राइनोप्लास्टी मेजरली क्यों और कब किया जाता है? ये ऐसा नहीं है कि राइनोप्लास्टी सिर्फ कॉस्मेटिक पर्पस से करते हैं। कुछ लोगों को ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी होती है, यानी कि उनके जो नाक का पर्दा जिसे हम DNS बोलते हैं, डेविएटेड नेज़ल सेप्टम बोलते हैं, वो कंडीशन बहुत ही कॉमन है। ऑलमोस्ट 60% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन इज सफरिंग फ्रॉम DNS। या फिर उनको कोई इंजरी हो, पास्ट में कुछ लगा हो और उसकी वजह से उनका नाक टेढ़ा हो गया हो, जिसे हम क्रिकेट नोज़ कहते हैं। या फिर कंजेनाइटल, यानी कि जन्म से ही उनके नाक में कोई डिफ़िकल्टी हो, जैसे कि क्लैप क्लिप्ट हो गया, क्लैप पैलेट हो गया, उसके साथ उनका नाक पूरी तरह से डेवलप नहीं होता है। ये हो गया फंक्शनल इंडिकेशंस। जो कॉस्मेटिक पर्पज़ है, जैसे कि उनका नाक, किसी का नाक बहुत बड़ा है और उनको पैरोट भी अपीयरेंस है, या फिर बहुत छोटा है जिसे पिग नोज़ बोलते हैं, वाइड नोज़ है, नाक के ऊपर हम्प है, तो ये सब कंडीशन को वो चेंज कराने के लिए हमारे पास आते हैं। तो आपके हिसाब से एक आइडियल नोज़ कैसा होना चाहिए? सो नथिंग इज़ आइडियल ना, हर एक का डेफिनेशन ऑफ ब्यूटी इज़ डिफरेंट, बट जो ह्यूमन नेचर है, हम पहली बात होती है सिमेट्री, कि आपका नाक सिमेट्रिकल होना चाहिए, दोनों पार्ट सेम होने चाहिए, एक बाजू का बड़ा एक बाजू का छोटा ऐसा नहीं होना चाहिए। शेप की बात करें तो मेजॉरिटी ऑफ ह्यूमन एग्री विद द स्की स्लोप, यानी कि आपका नोज़ यहाँ से स्लोप हो और फिर टिप के आगे से थोड़ा एलिवेटेड हो। दैट इज़ द मोस्ट डिज़ायरेबल नोज़ बाय फीमेल पेशेंट्स। चौथा होता है कि आपका जो फेशियल फीचर्स हैं उसको वो सिमेट्रिकली साथ में दे और उसको एनहांस करे या उसको मैच करे। और हम मेजरमेंट की बात करें तो आपके फेस को हम टोटल जो विड्थ है उसको 5 पार्ट में डिवाइड करें तो आपका वो 1/5 होना चाहिए, यानी कि हम इसको 5 भाग में डिवाइड करें तो आपका नोज़ 1/5 होना चाहिए। दैट इज़ बाय मेजरमेंट। सो क्या होता है राइनोप्लास्टी में? राइनोप्लास्टी एक सर्जरी है, डिफरेंट इंडिकेशन की डिफरेंट प्रोसीजर होती है, जैसे कि आपको बोन ब्रेक करना होता है या कार्टिलेज को रिमूव करना होता है या कभी कभी सिर्फ स्किन को कट करना होता है। तो वो डिपेंड करता है कि आप किस इंडिकेशन से कर रहे हो, आप फंक्शनली कर रहे हो या कॉस्मेटिकली कर रहे हो। हर एक का प्रोसीजर एंड स्टेप्स डिफरेंट है। तो मैंने बहुत सारी रील्स देखी है जहाँ पे पीपल आर डूइंग सम काइंड ऑफ फेशियल योगा ताकि नाक पतला हो जाए, या फिर दे आर यूजिंग गैजेट्स टू स्लिम देयर नोज। तो इज़ इट ट्रू? नो, इट्स नॉट पॉसिबल। ये सब गिमिक है, यही हो ही नहीं सकता। बेसिकली नाक अपना वाइड किया या बड़ा क्यों होता है कि आपका फ्रेमवर्क ही बड़ा होता है। वो सिर्फ स्किन या मसल, नाक में कोई मसल ही नहीं है। आप कोई योगा से या किसी से मसल्स को स्लिम डाउन नहीं कर सकते या स्किन को पतला नहीं कर सकते। आपका फ्रेमवर्क ही बड़ा होगा तो आप कुछ भी लगा लो, कुछ भी कर लो, कोई भी योगा कर लो, कोई भी गिमिक्स या कोई भी प्रोडक्ट यूज़ कर लो, आपका नाक कभी भी नेचुरल वे में स्लिम नहीं हो सकता। तो राइनोप्लास्टी में कितनी तरह की होती है?
सो हम डिवाइड कर सकते हैं राइनोप्लास्टी को दो मेजॉरिटी दो पार्ट में। एक होता है सर्जिकल, दूसरा होता है नॉन सर्जिकल। सर्जिकल में अगेन देयर इज अ टू पार्ट, वन इज ओपन राइनोप्लास्टी एंड वन इज क्लोज राइनोप्लास्टी। ओपन में हम नाक को पूरा खोलते हैं और क्लोज में छोटा सा इंसिजन के हम मिनिमल इन्वेजिव मेथड में करते हैं। नॉन सर्जिकल में हम फिलर्स को यूज़ करते हैं, यानी हाइलोनिक एसिड जो बहुत टेम्पररी यूज़ होता है, 1 साल तक उसका इफेक्ट रहता है और फिर हमको बार बार कराना पड़ता है। बट ये बहुत ही माइनर चेंजेस लाता है, वो आप ड्रास्टिक चेंज इसमें आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। सो आई वुड लाइक टू आस्क बेसिकली जो फिलर्स से राइनोप्लास्टी होती है उसको भी राइनोप्लास्टी ही बोलते हैं? इसे हम लिक्विड राइनोप्लास्टी बोलते हैं, क्योंकि हम इसमें लिक्विड यूज़ कर रहे हैं विच इज़ फिलर। हाँ, और वो कितने टाइम तक लास्ट करती है? अच्छा प्रोडक्ट यूज़ करोगे, ब्रांडेड कंपनी यूज़ करोगे तो 1 से 1.5 साल तक, या फिर आप कोई भी सादा प्रोडक्ट या इंडियन या कोरियन प्रोडक्ट यूज़ करोगे तो 6 to 8 मंथ्स उसका इफेक्ट रहता है। बट अगेन वो बहुत ही माइनर चेंजेस के लिए ही काम में आती है। माइनर चेंजेस एज इन आपको छोटा सा हम्प है, आप वहाँ पे उसको फिल करके एक सिमेट्रिकल नोज अचीव कर सकते हो। आपको टिप को थोड़ा सा एलिवेट करना है, आपका टिप बल्कि उसको पॉइंटेड करना है, तो हम दोनों तरफ फिलर डाल के उसको पॉइंटेड कर सकते हैं। बट ये माइनर चेंजेस है, आप उसे आपका पूरा शेप या साइज चेंज नहीं कर सकते। और ओपन राइनोप्लास्टी और क्लोज राइनोप्लास्टी कौन से पेशेंट्स में होती है? अगेन बहुत ही माइनर वर्क करना है, जैसे कि हम्प रिमूव करना है सिर्फ, या फिर आपके नेजल सेप्टम को डीएनए से उसको हम करेक्ट करना है, तो क्लोज राइनोप्लास्टी विल वर्क। बट आपको आपकी एला यानी कि साइड का नोज जो वाइड है उसको कम करना है, या मेजर बोनी वर्क करना है, कार्टिलेज को ज़्यादा निकालना है, उसको मॉडिफाई करना है, तो ओपन राइनोप्लास्टी इज प्रेफरेबल। सो आपके हिसाब से हु आर द करेक्ट कैंडिडेट्स फॉर राइनोप्लास्टी? राइनोप्लास्टी ऐसे जैसे मैंने बताया वैसा फंक्शनल एंड कॉस्मेटिक दोनों होता है। तो फंक्शनल जिसको बहुत ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी है, सालों से वो ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी से परेशान है, तो उसको राइनोप्लास्टी करानी चाहिए। कॉस्मेटिकली वही आपको आपका नोज़ पसंद नहीं है, साइज़ पसंद नहीं है, आपको उसको शेप में लाना है, बट उसके साथ आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत रियल होनी चाहिए। वो रियलिटी को एक्सेप्ट करना चाहिए कि आपके नोज़ इतना ही चेंज होगा, आप किसी भी सेलिब्रिटी को लेकर रेप्लिकेट नहीं कर सकते। दूसरा, उनकी हेल्थ, शी और ही मस्ट मीन गुड हेल्थ। आपको कोई साथ में कोमोर्बिडिटी यानी कि डायबिटीज़ ना हो, आपको कार्डियक रिस्क ना हो, उसमें कर सकते हैं। दूसरा, स्मोकर्स ना हो। यदि वो स्मोक कर रहे हैं तो उनको आइदर स्मोकिंग बंद करना पड़ेगा या फिर 2 से 3 हफ्ते तक उनको स्मोकिंग क्विट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि स्मोकिंग ऑलवेज हैम्पर योर हीलिंग फेज, तो आपका हीलिंग ठीक से नहीं होगा। ये सब कंडीशन है, हम चेकलिस्ट करते हैं कि ये सब कंडीशन के लिए वो रेडी है, तभी हम राइनोप्लास्टी के लिए हम उसको प्रिपेयर करते हैं। और आइडियल एज क्या होनी चाहिए राइनोप्लास्टी की? या गुड क्वेश्चन। एज हमारी तरफ से वो एडल्ट यानी कि मोर देन 18, जब तक आपके पूरे फेशियल फीचर्स डेवलप ना हो जाए आपको राइनोप्लास्टी नहीं करानी चाहिए। बहुत सारी कंट्रीज़ में आजकल ये ट्रेंड हो गया है कि पेरेंट्स उनके बच्चों को एज अ टीनेजर, जब वो एडल्ट होते हैं तब ये राइनोप्लास्टी सर्जरी एज अ गिफ्ट देते हैं। मेनली इन टर्की में ये कॉमन ट्रेंड है कि वो गिफ्ट वाउचर देते हैं राइनोप्लास्टी सर्जरी का, दे गिफ्टिंग। बट वो एक एज के बाद ही पॉसिबल है और उसी टाइम पे करना चाहिए। उससे जल्दी करोगे तो फीचर्स डेवलप हो जाएंगे, फिर वो छोटा या बड़ा नाक हो जाएगा आपका। तो अकॉर्डिंग टू यू अगर राइनोप्लास्टी 18 के पहले की जा रही है, सपोज 16 ईयर्स के आपने राइनोप्लास्टी कर ली, तो चांसेस है कि आपका उसके बाद भी नोज़ ग्रो हो रहा है, मतलब फीचर्स ग्रो हो रहा है, तो वो चेंज हो जाएगा, उसका लुक चेंज हो जाएगा। खाली नोज़ नहीं, आपका मैंडिबल भी ग्रो हो सकता है, आपकी आइज़ की साइज़ भी चेंज हो सकती है, आपके कान की साइज़ भी चेंज हो सकती है। तो हमें एक सिमेट्रिकल फेस चाहिए। फिर आपका हमने नोज़ को छोटा कर दिया जो एक्चुअली कंपेयर टू अदर स्ट्रक्चर बड़ा होना चाहिए, फिर वो छोटा दिखेगा। तो एक सिमेट्रिकली फेस के लिए आपको प्रॉपर सब फेशियल फीचर्स एनहांस या कम्प्लीटली ग्रो होने ज़रूरी है। इसलिए हम अर्ली एज में इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड टू परफॉर्म अ राइनोप्लास्टी सर्जरी। एंड कैन यू एक्सप्लेन अ लिटिल बिट ऑफ प्रोसीजर, राइनोप्लास्टी में क्या होता है? सो मैंने जैसे बताया आपका 2 राइनोप्लास्टी होती हैं, एक होता है क्लोज एंड वन इज़ ओपन। क्लोज राइनोप्लास्टी में एक छोटा सा इंसिजन आपके नाक के अंदर से आता है, और ओपन राइनोप्लास्टी में हम पूरा नाक को यहाँ से खोलते हैं। ये एक लंबी प्रोसीजर है, 2 से 3 घंटे की, जनरल एनेस्थीसिया में होती है। आपको पूरे दिन वहाँ पे स्टे करना पड़ता है। ऑपरेशन में हम आपके नाक को पूरा खोलते हैं
आपकी स्किन एनवलप को ऊपर करते हैं और जो नेसेसरी चेंजेस है, जैसे आपको हम्प है तो हम्प रिमूव करना, या वाइड नोज है तो उसको ब्रेक करके छोटा करना, कार्टिलेज को रिफाइन करना, उसको रीअरेंज करना, आपका सेप्टम टेढ़ा है तो उसको स्ट्रेट लाइन में ला के रखना, और देन बाद में उसको सूचरिंग करना। सूचर भी ऐसे होते हैं जो आपको फ्यूचर में नहीं दिखते हैं, उसके स्कार नहीं आते हैं। सर्जरी के बाद हम उसको नाक को पैक करके उस पर एक स्प्लिंट लगा देते हैं, जो आपको 7 से 10 दिन तक रखना होता है। सो आपने मेंशन किया कि अगर बोन बड़ा है तो उसको ब्रेक करते हैं, तो हाउ डू यू ब्रेक इट? अगेन देयर आर 2 वे ऑफ डूइंग ऑस्टियोटॉमी, जिसे हम बोन को ब्रेक करना बोलते हैं। एक होता है बाहर से हम छोटा सा इंसिजन यहाँ करते हैं और उसको पूरा यहाँ से लेके तोड़ देते हैं। दूसरा, हम उसी चीज़ को अंदर से भी तोड़ सकते हैं, देन उसको हम प्रेस करके हम उसको नाक के साइज़ को छोटा कर सकते हैं। तोड़ देते हैं एज इन कि हाउ डू यू उसको ब्रेक? फ्रैक्चर कर देते हैं। अच्छा, और उसके मतलब पार्टिकल्स निकलते हैं या फिर ऐसे? हम एक लाइन में ब्रेक करते हैं, जैसे हम दबाएंगे तो पूरा नोज एक बीच में सिमेट्रिकल फेस में आ जाएगा और छोटा हो जाएगा। ओके। और दूसरा, आई ऑल्सो वांटेड टू आस्क, यू मेंशन्ड क्लोज्ड राइनोप्लास्टी, तो वो कट कहाँ से होता है? कट आपके नॉस्ट्रिल के अंदर होता है। मतलब नॉस्ट्रल के अंदर से कट होगा? यहाँ से कट अंदर से कट करेंगे हम, आपके सेप्टम या जो भी है उसको करेक्ट करेंगे और वही अंदर ही स्टिच हो जाएगा। तो वी आर नॉट ओपनिंग अप योर नोज कम्प्लीटली, हम सिर्फ अंदर से नाक से छोटा सा इंसिजन करके आपके कार्टिलेज को मॉडिफाई कर लेते हैं। हम पे तो उसको शेव ऑफ कर देते हैं, तो हम आपकी स्किन के एनवलप को ओपन नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम इसे क्लोज राइनोप्लास्टी कहते हैं। और दोनों में से कौन सा ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स देता है? रिजल्ट दोनों के अच्छे हैं। ये डिपेंड करता है सर्जन पे कि सर्जन किस टेक्निक से एक्सपर्टाइज है, उसने किस में ट्रेनिंग ली हुई है। दूसरा, अमाउंट ऑफ वर्क, कि आपको कितना काम करना है। आपको एला बेस रिडक्शन करना है तो क्लोज राइनोप्लास्टी से नहीं होने वाला है, फिर आपको ओपन राइनोप्लास्टी ही करनी पड़ेगी। बट छोटा छोटा माइनर वर्क है, मेजर डिफरेंसेस नहीं लाने हैं, तो फिर हम क्लोज राइनोप्लास्टी में जा सकते हैं। बट अगेन सर्जन शुड एक्सपर्टाइज ऑन दिस मैथड, लाइक उनको उसका प्रॉपर ट्रेनिंग होना चाहिए। I have seen a few reels जिसमें people have got like really bad botched noses after doing rhinoplasty. तो आपके पास ऐसे केसेस आए हैं जिनको राइनोप्लास्टी के बाद पूरा नाक का शेप ही ख़राब हो गया हो? हाँ, ये होता है तब जब सर्जन्स कुछ एक्स्ट्रा अननेसेसरी वर्क कर देता है। मेरे पास एक पेशेंट आया था जिनका पूरा उन्होंने ब्रेक किया नोज़ और उनको सेडल नोज़ हो गया, वो सपोर्ट ही चला गया, सेप्टम ही निकाल दिया, तो वो बॉच नोज़ टोटली उनका कॉलेप्स हो गया, वो फ्रेमवर्क ही कॉलेप्स हो गया। फिर हमें दूसरी कहीं जगह से ग्राफ लेके उसको वापस वो सेप्टम यानी उनका सपोर्ट बनाना पड़ा, अदरवाइज़ वो पूरा सेडल हो गया। तो एक्सपर्टाइज ऑफ सर्जन इज़ मस्ट। आपको प्रॉपर चेक करना चाहिए कि वो सर्जन ने कितनी राइनोप्लास्टी सर्जरी है। ऐसा नहीं है कि हर एक सर्जन राइनोप्लास्टी कर सकता है, उसकी उस फील्ड में प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए। ऑल्सो आपने ग्राफ्ट्स मेंशन किया, तो ग्राफ्ट्स आप कहाँ से लेते हो? मेजोरिटी केसेस में हम ग्राफ्ट आपके सेप्टम यानी आपके जो नाक का पड़ता है उसी को हम शेव ऑफ करके ले लेते हैं। वो कम पड़ता है तो देर आर 2 वेज। वन है कि हम आपके कान का कार्टिलेज यूज़ करें, कान के पीछे से एक स्टिच आता है और वहाँ से हम कार्टिलेज ले लें। थर्ड इज़ आपका रिब, हम आपके चेस्ट में एक छोटा सा हॉल करते हैं, वहाँ से 5 सेंटीमीटर का कार्टिलेज निकाल के हम उसको यूज़ करते हैं। जितना बड़ा काम उतना बड़ा ग्राफ्ट चाहिए, तो हम यूजुअली जिसमें बहुत ज़्यादा काम करना है, जहाँ बहुत अमाउंट ऑफ वर्क इज़ लाइक बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, तो वी गो फॉर अ रिब कार्टिलेज। मतलब यू रिमूव द ग्राफ्ट, आई एम अज्यूमिंग, मैं आप ग्राफ्ट निकालते हो, फिर उसको एक शेप में लाते हो एंड देन यू पुट इट इन द नोज, और फिर उसको फिर वापस स्टिच कर देते हो टू गिव अ आइडियल शेप। जैसे मैंने बताया, वैसे किसी में बचपन से ही कुछ डेवलप नहीं हुआ होता है, जिसे हम कंजेनिटल डिफॉर्मिटी बोलते हैं, सडल नोज बोलते हैं, जिसमें ये बीच का ब्रिज ही नहीं बना होता है, तो हम ये रिब से बनाते हैं या कार्टिलेज से बनाते हैं। बेसिकली जिसको रिब ब्रिज की हाइट चाहिए चेंज करनी, जिसको हाइट बढ़ानी है। अभी और दूसरा एक आर्टिफिशियल इम्प्लांट भी होते हैं जो सिलिकॉन इम्प्लांट होते हैं, वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो यूजुअली सर्जन्स प्रिफर्ड खुद का ऑटोग्राफ जो आपकी बॉडी का हिस्सा हो, तो चांसेस ऑफ इन्फेक्शन कम है। कुछ चीज़ों में हम सिलिकॉन भी यूज़ करते हैं। जब पेशेंट मना कर देता है कि मुझे कोई एक्स्ट्रा कट या स्कार नहीं चाहिए, तो हम फॉरेन बॉडी यूज़ करते हैं। प्लास्टिक सर्जरी में रिस्क तो हमने सुना है, राइनोप्लास्टी में रिस्क कितना होता है? राइनोप्लास्टी एक सर्जरी है तो एनेस्थेटिक रिस्क तो होता ही है, यानी कि आपको हेडेक हो गया या लो ब्लड प्रेशर हो गया, जो भी एनेस्थेटिक रिस्क है वो रहते हैं। उसके अलावा जो बड़ा रिस्क है, आपने अच्छे सर्जन के पास नहीं कराया तो आपका शेप ही बिगड़ गया, यू आर डिससेटिस्फाइड विद द रिजल्ट। सेकंड इज़ इन्फेक्शन।
आपकी स्टिच लाइन में इन्फेक्शन हो गया या ग्राफ्ट में इन्फेक्शन हो गया, आपको ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी सॉल्व ही नहीं, आपने अनकरेक्ट सर्जरी कराई या फिर प्रॉपर सर्जरी नहीं कराई तो आपको डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग रहती ही है। कुछ कुछ चीज़ों में आपके जो सेप्टम निकाल देते हैं, यानी कि पर्दा निकालते हैं, वहाँ पे हॉल हो जाता है, जिसे हम सेप्टल परफोरेशन कहते हैं। ज़्यादा एग्रेसिव डिसेक्शन हो गया तो आपके नज़ल वाल कॉलेप्स हो जाते हैं, तो जब आप ब्रीथ करते हो तब आपके नॉस्ट्रिल बंद हो जाते हैं। ये सब कॉम्प्लिकेशंस हैं और रिस्क हैं राइनोप्लास्टी सर्जरी के। So, ending the segment here, thank you for sharing your valuable education and information to us and the audience. If you want to know more about rhinoplasty, कौन से सेलिब्रिटी ने rhinoplasty करवाई है, किसकी rhinoplasty बॉस्ट हुई है, तो वॉच आवर नेक्स्ट वीडियो।